कम से कम 5 वर्ष। न्यायाधीश रहा है। तीसरा कंडीशन, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा है। यह चौथा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। पारंगत विधिवेत्ता है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 124(3) में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता बताया गया है, ठीक है ना। उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जो पहला कंडीशन भारत का नागरिक हो, ठीक है ना, और दूसरा कंडीशन जिसके पास ये तीनों में से कोई एक योग्यता हो। पहला कंडीशन के बाद, ठीक है ना, दूसरा कंडीशन में 2, 3, 4 में से कोई एक योग्यता रखता हो, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता है, राष्ट्रपति उसको न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। या कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ठीक है ना, और किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। ये तीनों में से तीनों जरूरी नहीं है, ये तीनों में से कोई एक हो, 2, 3, 4 में से कोई एक हो, और पहला जरूरी, पहला कंपल्सरी है, ठीक है ना। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई एक योग्यता के पास होना चाहिए, उसको न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि तीनों में से तीनों होना चाहिए, तीनों में से कोई एक हो, ध्यान रखिएगा। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है, या राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता है। विधि का नाम था, विधि का विशेषज्ञ, कानून का विशेषज्ञ। तो पहला कंपल्सरी और दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई। संविधान के अनुच्छेद 124(4) का बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया बताया गया है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 124(4) में महाभियोग शब्द नहीं आया है, ठीक है ना। हमारे संविधान में महाभियोग शब्द केवल एक जगह पे आया है, अनुच्छेद 61, ठीक है ना। जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है, संविधान में केवल उसी को महाभियोग कहा गया है, ठीक है ना। बाकी किसी को भी हमारे संविधान में महाभियोग नहीं कहा गया है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने का प्रक्रिया है हमारा, उस प्रक्रिया को भी हम लोग क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। ठीक है ना। तो महाभियोग से संबंधित जो संकल्प है हमारा, ठीक है ना, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसके पास, संसद के पास, ठीक है ना। अब जहां तक अगर हम संसद का सवाल रह गया, ठीक है ना, तो ये कहा गया है कि अगर किसी न्यायाधीश पर महाभियोग से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव लाना है हमको, ठीक है ना, तो ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर ऐसा प्रस्ताव हमको लोकसभा में लाना है तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य का, और अगर हमको प्रस्ताव राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य का सहमति आवश्यक होगा। मतलब जो भी प्रस्ताव आएगा, तो अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर का, और अगर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर का सहमति आवश्यक होगा। मतलब कम से कम अगर न्यायाधीश, अगर किसी न्यायाधीश पर मान लेते हैं तो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, उस पर महाभियोग चलाना है, ठीक है ना। भाई लोकसभा का कोई मेंबर ये चाहता है, ये मतलब उसको ये लगता है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, ठीक है ना, करप्शन का दोषी है। उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश करप्शन का दोषी है। ऐसा कंडीशन में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि वो लोकसभा में प्रस्ताव ला सकता है, अगर लोकसभा का मेंबर है तो। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो प्रस्ताव कहां लेके आएगा, राज्यसभा में। लेकिन अगर उसको प्रस्ताव लोकसभा में लाना है, अगर वो लोकसभा का मेंबर है और लोकसभा में प्रस्ताव लाना चाहता है,
किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग के तौर पर, ठीक है ना, तो उसको लोकसभा के कम से कम 100 व्यक्ति का समर्थन प्राप्त करना होगा। और अगर वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है तो प्रस्ताव कहाँ लेके आएगा? राज्यसभा में। लेकिन उसको ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर इससे सहमत जरूर कर लेना होगा, मतलब इसका समर्थन जरूर चाहिए होगा, ठीक है ना। अब एक और ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान में जो न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जाता है, उस महाभियोग चलाने का हमारे पास 2 आधार बताया गया है। पहला साबित कदाचार, साबित कदाचार, कदाचार को अंग्रेजी में कहते हैं करप्शन, और दूसरा असमर्थता। मतलब या तो हम शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर मान लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है, ठीक है ना, और ऐसा न्यायाधीश या तो शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों में से किसी भी आधार पर महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर जो महाभियोग लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाना है तो लोकसभा के कम से कम 100 मेंबर का, अगर राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा के कम से कम 50 मेंबर का सहमति आवश्यक होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आया, सपोज दैट, मान लेते हैं कि ऐसा प्रस्ताव कहां आया? लोकसभा में। अब अगर लोकसभा में प्रस्ताव आया तो लोकसभा क्या करेगी इसको कि भाई उसको पारित करेगी विशेष बहुमत से, और जब लोकसभा इसको पारित कर देगी तो दूसरा सदन जो होगा, मतलब पहला जिस सदन में प्रस्ताव आया, ठीक है ना, जब उस सदन से पारित हो जाएगा तो दूसरा सदन क्या करेगा कि एक कमेटी बनाएगा, मतलब न्यायाधीश पर जो आरोप लगाया गया है उस आरोप के जांच के लिए कमेटी बनाएगा। इस कमेटी में 3 व्यक्ति शामिल होगा, मतलब पहला सदन में अगर आरोप लगाया गया, ठीक है ना, तो दूसरा सदन क्या करेगा? एक कमेटी बनाएगा, मतलब न्यायाधीश पर जो भी आरोप है उस आरोप के जांच के लिए कि न्यायाधीश पर जो आरोप लगाया गया है ये आरोप सही है या नहीं, ठीक है ना। तो इस कमेटी में 3 व्यक्ति शामिल होगा, मतलब न्यायाधीश पर जो आरोप लगा है उस आरोप के जांच के लिए जो कमेटी बनेगा ना, इस कमेटी में कितना मेंबर शामिल होगा? 3 मेंबर, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो होगा ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों में से एक होगा, या तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश हो सकता है। एक व्यक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से एक होगा। मान लेते हैं भारत में 25 को उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय में का मुख्य न्यायाधीश होगा ना, ये 25 में से कोई एक होगा, और एक व्यक्ति जो पारंगत विधिवेत्ता हो। ये 3 व्यक्ति का कमेटी बनेगा, और ये कमेटी इस बात का जांच करेगा कि न्यायाधीश पर जो आरोप लगाया गया है ये आरोप सही है या नहीं। अगर जांच में ये आरोप सही पाया जाता है और दूसरा सदन भी जो महाभियोग है हमारा उसको विशेष बहुमत से पारित कर देता है, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि जिस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया है उसको हटने का आदेश देगा, उसको रिजाइन करने का आदेश देगा, मतलब उसको पद से बर्खास्त कर देगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीश पर जो महाभियोग चलाया जाता है ये महाभियोग 2 तरह का चीज है, ये राजनीतिक भी है और न्यायिक भी है। न्यायिक इसलिए कि यहाँ पे जो जांच हो रहा है, जांच किस तरह का काम है? न्यायिक काम है, न्यायिक कर्तव्य है ना, ठीक है ना। और जो आरोप लगाया गया पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कौन सा काम करता है? पॉलिटिकल काम करता है, कर दिया इसको विशेष बहुमत के साथ, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि न्यायाधीश को अपने पद से हटाने का आदेश देगा, मतलब न्यायाधीश को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। यही महाभियोग है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि महाभियोग शब्द नहीं आया यहाँ 124(4) में, महाभियोग शब्द कहीं पे आया ही नहीं। आम बोलचाल के भाषा में इसको महाभियोग करते हैं, रियल में महाभियोग शब्द नहीं आया हमारे संविधान में। महाभियोग शब्द का चर्चा केवल एक ही जगह हुआ है, अनुच्छेद 61। करप्शन कहे के मतलब घोटाला ही नहीं होता है, करप्शन कहे का मतलब ये भी होता है कि कोई मान लेते हैं कि कोई न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय में, ठीक है ना, दोनों न्यायाधीश झगड़ा कर लिया, मारा पीटी, अरे वो कोची किया ना दूसरा के मार थप्पड़ के थपड़ा दिया, नहीं संभव है। झगड़ा हो सकता है, झगड़ा तो कोई बीच में हो सकता है। अब जो न्यायाधीश बैठा हुआ वो तो इंसान में बैठा है, ऊपर से उतर के थोड़ी आया है, अरे हम ही आपके बीच से गया है ना, ठीक है ना, वो भी तो इंसान है भाई। झगड़ा गुस्सा उसको भी आता होगा, नहीं होता आता होगा, झगड़ा वो भी करता होगा। अरे
एजा बड़ी बड़का मामला निपटाता है, और घरवा में जाकर बोलता है वीडियो झगड़ता हो, कौन बड़का चीज? संविधान के अनुच्छेद 159 में स्पष्ट किया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय होगा हमारा क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अब अभिलेख न्यायालय कहते किसको? अभिलेख न्यायालय होगा। अब अभिलेख न्यायालय कहते किसको? तो अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय होता है जिसके निर्णय और कार्यवाहियों को शाश्वत स्मृति के तौर पर साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है ना, तो जिस आधार पर वो जजमेंट दिया, ठीक है ना, वो आधार पूरे भारत में मान्य होगा। जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण देते हैं आपको, सलमान खान, ठीक है ना, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, ठीक है ना, दारू पी के गाड़ी चलाते चलाते क्या किया? 5 व्यक्ति को उड़ा दिया, 5 मर गया स्पॉट पे, ठीक है ना। अब उसका मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो 5 व्यक्ति को उड़ा दिया, 5वां मर गया, मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट सलमान खान को किसी आधार पर बेच दे दिया, ठीक है ना। अब कल होके आप भी गाड़ी चला रहे थे, ठीक है ना, आप भी वही काम किए, दारू पी लेते, 6 आदमी को उड़ा दी, 6 को स्पॉट डेथ कर गया। आपका मामला कहाँ गया? पटना हाई कोर्ट। तो पटना हाई कोर्ट को जाके ये बता सकते हैं कि फलाना साल में सलमान खान का इसने मामला आया था, ठीक है ना, और ये आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो था ना, सलमान खान को बेल दे दिया था, ठीक है ना। इसलिए ये हमरो वाला में ये आधार लागू होता है, हमरो आधार पर बेल मिलना चाहिए। मिल गया। अब सलमान खान वीआईपी है तो अलग कानून, हम साधारण व्यक्ति हैं तो हमारे लिए अलग कानून तो होगा नहीं, सबके लिए कानून होता है भारत में, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ठीक है ना, वो एक साक्ष्य के तौर पर हर जगह प्रयोग। तो अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय होता है जिसके निर्णय और कार्यवाहियों को शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के तौर पर उपयोग होता है। दूसरा चीज, अभिलेख न्यायालय जिसको भी अभिलेख न्यायालय का दर्जा होगा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने का शक्ति होगा। जैसे मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, आपका कोई मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप प्रेजेंट हुए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। अब 3 बार आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट होने का, आप नहीं हुए तो इसके लिए आप पर जुर्माना लगा सकता है, आपको दंड दे सकता है, जेल भेज सकता है, कुछ कर सकता है। मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट का मान हो गया ना, जब उसके आदेश का अवहेलना कर दी, अमान सुप्रीम कोर्ट का ये, ठीक है ना, उसको दंड देने का शक्ति है। ये ऐसा ही मामला आया था यहाँ पे मणिपुर का जो विधानसभा था ना, मणिपुर विधानसभा के वो अध्यक्ष था, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया था। मैंने विधानसभा में कुछ मेंबर को नियुक्ति करना था, ठीक है ना, और नियुक्ति के लिए जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट, उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तो वो मामला फिर गया सुप्रीम कोर्ट में, भाई आपके जजमेंट को तो मणिपुर विधानसभा का जो अध्यक्ष है मानिए नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष को कि आप आगे सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होइए, अपना पक्ष रखिए, ठीक है। 2-3 बार नोटिस भेजा उसको मणिपुर के विधानसभा के अध्यक्ष को, ठीक है ना, लेकिन एक बार प्रेजेंट नहीं हुआ। लास्ट में जब सुप्रीम कोर्ट ज्यादा चिढ़ गया ना, तो भारत सरकार का आदेश दे दिया कि सेना का इस्तेमाल करना है तो सेना का इस्तेमाल कीजिए, अगर पातालों में है ना तो आप खोज के हमारे सामने खड़ा कीजिए, ठीक है ना। अब भारत सरकार का आदेश मिल गया, मतलब सेना और सैनिक सब एक्टिव हो जाएगा, वो पातालों में रहेगा तो खोज लेगा, ठीक है ना। अब खोज को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करेगा जबरदस्ती पकड़ एक आरोपी के तरह, तो न्यायालय तो उसको बड़ा दंड देगा। अब वो आदमी को लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट करना क्या है, ठीक है ना, तो बड़ा दंड दे देगा हमको। वो दौड़ो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग लिया, मेरा गलती हो। तो ये मान बस इतना बताए, ये एक वीआईपी है, विधानसभा का अध्यक्ष है, अगर वो कभी भी साफ है तो नाम लगा लीजिए कि अगर हम और आप अगर अवहेलना करते हैं क्या होगा? हम लोग तो बरसाते हैं, ठीक है ना, कहते हैं जिसके निर्णय और कार्यवाहियों को शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और जिसको अपने अवमान के लिए दंड देने का शक्ति होता है, ठीक है ना। चलिए पढ़